नमस्कार। मैं किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज में मैल न्यूट्रिशन पे। पिछले ही जो बुधवार को हमारा लाइव था उसमें एक ने सवाल पूछा था कि भाई पिताजी की डायलिसिस चल रही है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, ये अच्छा साइन है बुरा साइन है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि भाई मैल न्यूट्रिशन क्रॉनिक किडनी डिजीज में जब हो जाता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या क्या असर पड़ सकता है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन होता है और जिसको हम समझ के अपना मैल न्यूट्रिशन बचा सकते हैं। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमें या हमारे मरीज को मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं, ऐसे कौन से ब्लड के टेस्ट हैं या दूसरे टेस्ट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं आखिर में ये भी आपको बताऊंगा कि भाई डायलिसिस में मैल न्यूट्रिशन को कैसे बचाएं और होता क्यों है ये। और आखिर में भी हमारा जो मरीज है किडनी का, वो मोटे आदमी ज़्यादा जीते हैं या पतले आदमी ज़्यादा जीते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, खाना तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम जीवित ही खाने की वजह से होते हैं। जब से पैदा होते हैं खाना रोज चाहिए हमें। और एक आदमी बिल्कुल हेल्दी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, अगर हम उसका खाना और पानी दोनों रोक दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। और अगर हम उसको सिर्फ पानी दें और खाना रोक दें तो धीरे धीरे उसका शरीर गिरता चला जाएगा और वो 1 महीने तक ही जी सकता है। तो अगर किडनी के मरीज के साथ क्या होगा, अगर उसका पानी और खाना हमने दोनों बंद कर दिया या कम कर दिया, ऐसी स्थिति में उसका शरीर भी गिरेगा। और अगर शरीर गिरेगा तो हम इलाज किसका करेंगे? बॉडी का इलाज ही करना पड़ता है। होता क्या है कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए रोज एनर्जी खर्च करनी ही पड़ती है। ये अलग अलग लेवल पे होता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है उसके ऊपर, पर 1500 किलो कैलोरी तो जरूरत हो ही जाती है करीब। और हम खाना भी खा रहे हैं। अगर हमने खाना कम खाया, यानी हमने कैलोरी सिर्फ 200-300 ली और खर्च रोज 1500 तो होनी ही होनी है, तो हमारे को कम से कम 1000-1200 किलो कैलोरी का डेफिसिट हो जाएगा। जो ये एनर्जी हमारा शरीर कैसे लेगा? इस शरीर हमारा सबसे पहले क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज को यूज करता है। यानी जो लीवर में हमारे ग्लाइकोजन होते हैं उसको वो धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अगर हम बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं तो ये 2 दिन के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत खा रहे हैं तो ये कुछ हफ्ते चल सकता है। पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म होता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे शरीर में जो फैट होता है, चाहे वो कोई ऑर्गन के चारों ओर होता है या सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो इस्तेमाल होने लगता है। जब वो इस्तेमाल होने लगता है तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से फैट गिरने लगता है। फैट गिरता है तो वजन भी गिरता है। फिर स्थिति और खतरनाक होती चली जाती है। अगर हमारा कैलोरी डेफिसिट फिर भी चल रहा है, यानी खाना कम आ रहा है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमारे को एनर्जी मसल से मिलती है। मसल्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, मसल एनर्जी के लिए यूज होने लगती है। तो मसल्स जब यूज होती है तो फिर हमारे सीधा असर पड़ता है काम करने पे। हमारे अंदर हम शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं, वजन उठाना मुश्किल हो जाता है, बैठ गए तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, हर काम को हम धीमे धीमे करने लगते हैं। इस तरह से हमारा जो है मसल लॉस भी हो जाता है। अगर ये स्टेज ऐसे ही चलती रही तो फिर हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होने लगती है। इम्यूनिटी तो हमारे को बचाती है जो भी बाहरी कीटाणु होते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो जो हमारे शरीर के अंदर ही जो कीटाणु होते हैं वो ही हावी हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उनको इम्यूनिटी कंट्रोल नहीं कर पाती है और इसकी वजह से हमारे को इन्फेक्शन होने लगते हैं। हम दवाई खाते हैं, दवाई खा के उसकी वजह से इन्फेक्शन कम हो रहा है, पर धीरे धीरे करके वो दवाई काम करना बंद कर देती है, क्योंकि अब शरीर को ऊपर आकर उस पर कंट्रोल करना चाहिए अपनी ताकत से, अपने न्यूट्रिशन से, पर शरीर में न्यूट्रिशन नहीं है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दवाई के लिए रेजिस्टेंस हो गया, इन्फेक्शन हो जाते हैं और बार बार इन्फेक्शन होते हैं। थोड़ा ठीक हुए फिर इन्फेक्शन हुए और इस तरह से हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाता है और डेथ तक हो सकती है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, भाई क्रॉनिक किडनी डिजीज में मैल न्यूट्रिशन क्यों हो जाता है? देखिए, बहुत कॉमन है। सीकेडी स्टेज 3 में 20% तक रिपोर्टेड है, और जब ये स्टेज 5 तक आता है, जैसे स्टेज बढ़ती है, तो 70% तक रिपोर्टेड है डायलिसिस पेशेंट्स में। तो आप देखिए, सीकेडी की स्टेज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मैल न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। इसका प्रमुख कारण है हमारे सोच कि जब किडनी डिजीज होती है तो हम लोगों को लगता है कि खाने की वजह से ही हमारी किडनी खराब हो रही है, हम इससे बचाते हैं, जबकि खाना तो हमारे लिए जरूरी है। हमारे को खाना कैसे खाना चाहिए, बैलेंस कैसे खाना चाहिए कि हमारी किडनी भी बची रहे और उसकी लाइफ भी लंबी रहे और हमारा शरीर भी बचा रहे।
इस बारे में हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। हम सिर्फ किडनी बचाने के लिए अपने शरीर की बलि दे देते हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रोटीन कम लेना चाहिए। वो कम कब बिल्कुल जीरो करने के चक्कर में चले जाते हैं लोग, दाल तक खाना छोड़ देते हैं। और फिर हमारे जितने भी लोग होते हैं, जैसे जैसे हम बताते हैं कि हमारे परिवार में किसी को किडनी का परेशानी है, तो हर आदमी आके हमें सलाह भी देता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ। इस तरह से जो लिस्ट होती है खाने की, वो छोटी होती चली जाती है और यही समझ में नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हल्का फुल्का रोटी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत दाल ले लेते हैं या हल्की फुल्की सब्जी ले लेते हैं, पर इससे शरीर की पूर्ति नहीं हो पाती है और मैल न्यूट्रिशन हमारे को होने लग जाता है, क्योंकि अब हमारे को मिल कम रहा है और शरीर की जरूरत ज्यादा है, और वो जरूरत जितनी उतना तो खर्च करेगा ही वो। दूसरा, फिर भूख भी कम लगने लगती है। देखिए, जब किडनी कम काम करती है तो यूरिया बढ़ता है, सब जानते हैं, पर कुछ टॉक्सिन ऐसे भी होते हैं जो हमारी भूख मार देते हैं, जैसे इंडॉक्सिल सल्फेट और पैराक्रिसिल सल्फेट। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, इसकी वजह से हमें भूख लगना बंद हो जाती है। फिर तीसरा कारण होता है इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन कैसे होता है भाई? हमारे जो पेट के बैक्टीरिया होते हैं, गट फ्लोरा जिसे हम कहते हैं, वो हेल्दी होती है, यानी वो हमारी मदद करती है खाना पचाने में। लेकिन जब किडनी की डिजीज होती है तो ये डिसरेगुलेटेड हो जाती है और इसमें जो कीटाणु होते हैं दूसरे जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी भी ग्रोथ होने लगती है। तो वो एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, वो टॉक्सिन लीक करते हैं पेट से और ब्लड में आ जाते हैं। उससे हमारे को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सीआरपी लगातार हाई रहने लगता है और इसकी वजह से हमारी को भूख लगना कम हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब भी हमारी बॉडी में होगा तो ये मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि भाई भूख लगना हमारे को कम हो जाएगा। चौथा कारण है, जैसे जैसे किडनी की स्टेज बढ़ती है तो हमारे को एसिडोसिस होने लगती है, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी भूख कम लगने लगती है। फिर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं आखिर में, उसमें भी असर पड़ता है। विटामिन डी है और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं, ये सारे लेवल लो होने लगते हैं। यानी जो हमारे शरीर को बनाने वाले हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड या हार्मोन कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से भी हमारा शरीर गिरने लगता है, मैल न्यूट्रिशन होने लगता है। इसमें मैं डायलिसिस के बारे में बताना चाहूँगा कि डायलिसिस में क्या होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं। आपका एक डायलाइजर होता है, आर्टिफिशियल किडनी, हमारा ब्लड आता है उस किडनी से, जब पास होता है तो वो किडनी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉरेन बॉडी की तरह बिहेव करती है। अब वो फॉरेन बॉडी से जब ब्लड रिएक्ट करता है तो उससे वो कहता है कि भाई ये हमारे शरीर का नहीं है, तो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है और साइटोकाइंस सिक्रीट होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। जब वो साइटोकाइंस हमारे ब्लड में लौट के जाते हैं तो उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होता है। इसीलिए आप देखोगे डायलिसिस मरीज का सीआरपी हल्का फुल्का हाई रहता है, इन्फ्लेमेशन चलता ही रहता है। इसकी वजह से उसको भूख कम लगने लगती है। दूसरा, जब डायलिसिस होती है तो डायलिसिस में जब ब्लड की सफाई होती है तो उसमें जहर बाहर निकालते हैं, तो जहर के साथ साथ जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिशन की अच्छी चीज़ें होती है, वो भी बाहर लीक कर जाती है। तो हम उसकी अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारे को मैल न्यूट्रिशन होने लगेगा। इसीलिए डायलिसिस में ये देखा गया है कि जो लोग थोड़े ओवरवेट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, वो लोग ज़्यादा जीते हैं। जो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं उन लोगों की लाइफ कम होती है। इसको रिवर्स जे शेप्ड कर्व ऑफ मोर्टेलिटी भी कहते हैं हम लोग, यानी कि मोटे हैं तो ज़्यादा जी रहे हैं, जबकि हेल्दी लाइफ में हम देखते हैं जो हेल्दी आदमी होता है मोटे कम जीते हैं और पतले ज़्यादा जीते हैं। पर इस केस में उल्टा हो जाता है, डायलिसिस में ओवरवेट और मोटे ज़्यादा जीते। फिर अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारे मरीज को मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। देखिए, कुछ साइन तो बहुत डेंजरस हैं। सबसे पहले मैं वही बताता हूँ, वेट लॉस होना। अगर किसी का वेट बहुत तेजी से लॉस हो रहा है और उसे भूख नहीं लग रही है तो ये एक बहुत खराब साइन है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर बीपी का लो होना, यूरिन बंद हो जाना, कंफ्यूजन रहना थोड़ा सा, ये सब भी हमारे मैल न्यूट्रिशन के साइन है। कई बार सोडियम भी हमारा जो ब्लड में होता है कम होने लग जाता है। और दूसरे भी इंडिकेटर हैं जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देकर ही पता चलता है, वो है कि हमारा मसल मास का लॉस होने लगता है, मसल्स कम होने लगती है, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हम सामान उठा नहीं पाते हैं, बैठ गए तो खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे को एक्सरसाइज और डाइट लेकर इसको सुधार लेना चाहिए और डॉक्टर से मिल लेना चाहिए अपने। और जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो खास होते हैं। देखिए क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल कम रहने लगेगा और साथ में उसके और भी चीज़ें होगी, प्रोटीन लेवल कम हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से कम रह रहा है। तो ये इसका मतलब हमारे को मैल न्यूट्रिशन हो गया है।
अगर ऐसे आदमी का सीरम क्रेटिनिन कम आ रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं है। सीरम क्रेटिनिन हमारा भले ही ज़्यादा है, पर ये सब चीज़ें भी अगर हमारी नॉर्मल रेंज पे या ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन, तो लाइफ लंबी चलेगी। अगर हमारा क्रेटिनिन कम है लेकिन एल्ब्यूमिन और प्रोटीन भी कम हो गया तो लाइफ कम हो जाएगी। तो इस टेस्ट से हम डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं कि मैल न्यूट्रिशन कितना सिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, एक लाइन में बोलूं तो देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज होने पर खाना कम करके किडनी को बचाना जो है वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि भाई किडनी जिस वजह से खराब हो रही है उस कारण का इलाज करना ताकि किडनी और खराब ना हो, और अपनी डाइट को बैलेंस रखना इतना कि भाई डाइट में ऐसी कोई चीज नहीं हो जो किडनी को खराब कर सकती है, किडनी भी बचे, और डाइट में इतनी भी कमी ना हो कि हमारा शरीर खत्म हो जाए। और हमको किडनी और अपने शरीर दोनों को बचा के चलना है। इसके लिए हमें अपने डाइटिशियन और किडनी डॉक्टर के साथ संपर्क में रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।